गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर राजीव द्विवेदी, मॉडर्न कॉलेज ऑफ एजुकेशन, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षुओं का अपनी इस ऑनलाइन कक्षा में पुनः स्वागत करता हूं। छात्रों, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह टॉपिक है सर्व शिक्षा अभियान यानी SSA, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस पेपर में 1 या 2 प्रश्न इस प्रकरण से पेपर में आपको जरूर मिलते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं सर्व शिक्षा अभियान क्या है। छात्रों, सर्व शिक्षा अभियान प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में चलाया जाने वाला एक अभियान है। प्रारंभिक शिक्षा यानी कक्षा 1 से 8 लेकर 8 तक के जो प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य रखा गया था, उसको निर्धारित करते हुए एक निर्धारित समयावधि में प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2001-2 में 16 जनपदों में केंद्र द्वारा पुनः निर्धारित योजना यानी सर्व शिक्षा अभियान संचालित किया गया। ये जनपद कानपुर नगर, लखनऊ, इलाहाबाद, कौशाम्बी, सीतापुर, गोरखपुर, बांदा, चित्रकूट, इटावा, औरैया, अलीगढ़, हाथरस, सहारनपुर, वाराणसी, चंदौली तथा भदोही हैं। वर्ष 2002 और 2003 से सर्व शिक्षा अभियान प्रदेश के लगभग सभी जनपदों में संचालित किया जा रहा है। योजना के सफल परियोजना संचालन समिति में प्रदेश स्तर पर उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद तथा जिले स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति का गठन किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान को राज्य सरकारों की मदद से कार्यान्वित किया जाता है और देश की 11 लाख बस्तियों के लगभग 19 करोड़ 20 लाख बच्चे इस अभियान से, इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान के कुछ उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों को भी हम स्पष्ट रूप से देख लेते हैं। व्यापक रूप से सर्व शिक्षा अभियान का जो उद्देश्य है, शिक्षा के स्थायी विकास के लिए प्रदेश, जनपद और उप जनपद स्तर पर प्रबंधकीय और व्यावसायिक क्षमता का निर्माण करना इसका प्रमुख उद्देश्य था, जिसके लिए निम्नलिखित लक्ष्य रखे गए। नंबर 1, 2010 तक 6 से 14 वर्ष तक के आयु के सभी बच्चों को उपयोगी और प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना। ड्रॉप आउट को कम करना, विद्यालय छोड़कर जा चुकी बालिकाओं को वापस पुनः विद्यालय लाने हेतु तो अभियान चलाना। इसके अतिरिक्त जो दूसरा उद्देश्य था वह यह था कि विद्यालय के प्रबंधन में समाज की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करके सामाजिक, क्षेत्रीय, लिंग संबंधी अंतर को कम करने का उद्देश्य इसमें रखा गया था। नंबर 3, लड़कियों का नामांकन और शिक्षकों के प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करना। इस अभियान के अंतर्गत लड़कियों के नामांकन पर विशेष बल दिया गया था, साथ ही साथ शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष जोर दिया गया था, जिससे कि शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाया जा सके। बच्चों के सीखने के स्तर में उल्लेखनीय सुधार लाने का उद्देश्य भी इसमें रखा गया था। सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित योजनाएं, इनके विषय में भी जान लेते हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कतिपय विशिष्ट कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया गया था, जैसे संस्थागत सुधार। सर्व शिक्षा अभियान के अंदर केंद्र तथा राज्य सरकार शिक्षण प्रसारण व्यवस्था की कार्यकुशलता हेतु प्रयास करते रहे हैं, जिसमें शैक्षिक प्रशासन, विद्यालयों की संप्राप्त स्तर, वित्तीय मुद्दे, विकेंद्रीकरण, सामुदायिक स्वामित्व तथा मूल्यांकन प्रक्रिया, बालिका शिक्षा की स्थिति आदि सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त जो धारणीय वित्तीय प्रावधान है उसके संबंध में भी
निर्धारण किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान का आधार प्रारंभिक शिक्षा में नवीन हस्तक्षेपों हेतु सतत वित्तीय प्रावधान किया गया है। यह केंद्र एवं राज्यों के मध्य दीर्घकालीन वित्तीय भागीदारी से ही संभव है। इसके अतिरिक्त सामुदायिक जो स्वामित्व है, यह अभियान प्रभावी विकेंद्रीकरण को अपनाते हुए विद्यालय के सामुदायिक स्वामित्व पर आधारित है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह इसमें विद्यालय के प्रबंध समिति, विद्यालय की देखरेख, इसमें विद्यालय की संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में समुदाय के स्वामित्व यानी समुदाय के सहभाग का इसमें अधिक से अधिक लेने पर बल दिया गया है। यह सहभागिता महिला समूहों, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों तथा ग्राम पंचायत के सदस्यों के जुड़ने से और अधिक मजबूत होती है। इसके अतिरिक्त संस्थागत क्षमता के विकास की बात कही गई थी। सर्व शिक्षा अभियान में क्षमता संवर्धन में राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय तथा जिला स्तरीय संस्थाओं जैसे न्यूपा, NCERT, NCTE, SCERTE, सीमैट, डैट की विशेष भूमिका पर बल देता है। गुणात्मक सुधार हेतु संदर्भ जो भी व्यक्ति हैं तथा जो भी संस्थाएं हैं उनको सतत अनुसंधान की आवश्यकता पर बल दिया गया है। पूर्ण पारदर्शिता के साथ समुदाय आधारित मूल्यांकन। इस अभियान के अंतर्गत समुदाय आधारित मूल्यांकन व्यवस्था अपनाया गया है। शैक्षिक सूचना प्रणाली व्यवस्था द्वारा सूक्ष्म नियोजन हेतु आंकड़े उपलब्ध कराना तथा हर विद्यालय को समुदाय के साथ सूचनाएं बांटने के लिए प्रेरित किया जाना इसका लक्ष्य था। इसके अतिरिक्त बालिका शिक्षा को इसमें प्राथमिकता दी गई है। बालिका शिक्षा विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग तथा विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को शिक्षा की सामान्य प्रक्रिया से इसमें जोड़ा गया। इसके अतिरिक्त सर्व शिक्षा अभियान में शिक्षकों की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हुए उनकी भूमिका को शिक्षा की पूरी प्रक्रिया में केंद्रीय माना गया है तथा उनके क्षमता संवर्धन हेतु विशेष प्रयास इस अभियान के माध्यम से किए जा रहे हैं। वित्तीय पोषण के संबंध में जो भी केंद्र सरकार यानी भारत सरकार और उत्तर प्रदेश का जो भी विभाजन है, जो भी शेयर है, उसके कुछ आंकड़े यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे हैं। 9वीं पंचवर्षीय में भारत सरकार द्वारा यानी केंद्र सरकार द्वारा 85% वित्तीय पोषण किया गया था और 15% उत्तर प्रदेश सरकार की सहभागिता थी इसमें। 10वीं पंचवर्षीय योजना में केंद्रीय सरकार का वित्तीय पोषण 10% घटोतरी के साथ 75% था और 25% उत्तर प्रदेश सरकार यानी राज्य सरकार द्वारा पोषित किया जा रहा था इसको। 11वीं पंचवर्षीय योजना यानी 2007-8 में 65% केंद्र सरकार द्वारा इसमें सहभाग किया गया था और 35% राज्य सरकार द्वारा वित्तीय पोषण दिया गया था। वर्ष 2009 में ये रेशियो उसी पे बना रहा। वर्ष 2010 में 60% केंद्र सरकार द्वारा और 40% राज्य सरकार द्वारा वित्तीय पोषण किया गया था। इसके अलावा वर्ष 2011 में पुनः 65 और 35 का रेशियो था। इसके बाद निरंतर वर्ष 2013 तक सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत वित्तीय पोषण की सहभागिता 65% केंद्र सरकार द्वारा और 35% उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। छात्रों, आज हम लोगों ने इस टॉपिक के अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों के विषय में परिचर्चा की। अगले वीडियो में मैं किसी एक नए टॉपिक के साथ पुनः आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आपके अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामना करते हुए आपसे विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।